हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूँगी एवेस्कुलर नेक्रोसिस के संदर्भ में। एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि जिसे शॉर्ट में AVN कहते हैं, और यह अमूमन ज़्यादातर हिप जॉइंट में ज़्यादा देखा जाता है, लेकिन ये शरीर के तमाम वैसे हिस्से में भी ये मिलते हैं जहाँ पर हड्डियाँ होती हैं। अब इसकी अगर टोटल मीनिंग, इस वर्ड की टोटल मीनिंग अगर जाने तो एवेस्कुलर मतलब कि जहाँ पर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही हो, बिना ब्लड की सप्लाई वाले पोर्शन को बोलते हैं एवेस्कुलर। और नेक्रोसिस यानी कि डेड ऑफ सेल। तो जो हमारा सेल है वो हर दिन कुछ बनता है और फिर डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन जब हमारे शरीर में शरीर के किसी भाग में अगर खून की सप्लाई नहीं हो, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो, न्यूट्रिशन की सप्लाई नहीं हो, तो उस कंडीशन में नए जो बनते हैं वो बनने बंद हो जाते हैं, और जो पुराने होते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर और बिल्कुल बेकार से हो जाते हैं। उस स्थिति में उस जगह की हड्डी को एवेस्कुलोसिस कहते हैं। और यह ज़्यादातर तो आपके हिप जॉइंट में जो हड्डी होती है उसमें यह ज़्यादातर देखा जाता है। और जितने नेक्रोसिस के केस आते हैं उसमें कम से कम 60% लोगों को हिप जॉइंट के एवेस्कुलर नेक्रोसिस देखे जाते हैं। लेकिन ये आपके थाई बोन में भी हो सकते हैं, ये आपके टिबिया की हड्डी में भी हो सकते हैं, यहाँ एंकल रिस्ट में भी हो सकते हैं। और मेरे क्लिनिक में एक ऐसे फीमेल मरीज आई जिनके इस अंगुलियों में था नेक्रोसिस की समस्या। अब रही बात की है जो नेक्रोसिस होता है, यानी कि हड्डियों में खून की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से नेक्रोसिस होती है। अब उक्त महिला की अगर मैं बात करूं तो उस महिला की पूरी हिस्ट्री मैंने जानी तो लंबे समय से उन्हें लंग्स का प्रॉब्लम था, और लंग्स में पानी बहुत ज़्यादा भरा था, जिसकी वजह से वो अक्सर एस्टेरॉयड पे टिकी थी। एस्टेरॉयड लंबे समय से उन्होंने लिया था, जिसकी वजह से उनको नेक्रोसिस की समस्या उभर कर आई। और वो इतनी तकलीफ में थी, एक तो लंग्स में प्रॉब्लम था, साथ में वह नेक्रोसिस की समस्या से जूझ रही थी। अब ऐसी स्थिति में जो है कि उन्हें मैंने कुछ दवाइयाँ सजेस्ट जरूर की, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस समय कि वो एस्टेरॉयड जिस पे वो निर्भर है, उस स्टेरॉइड को जहाँ तक हो सके धीरे धीरे कम करनी चाहिए और उसे बिल्कुल नहीं लेने की स्थिति बनानी चाहिए। और चूंकि यह क्या होता है कि इंसान जब बीमार पड़ता है, किसी तरह की उनको परेशानी आती है, तो उस स्थिति में वो सबसे पहले वो बड़े अस्पताल की तरफ भागते हैं। और जिन लोगों के पास पैसे होते हैं उन लोगों को तो यह अक्सर देखा जाता है, वो बड़े अस्पताल जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉडर्न साइंस में कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, स्टेरॉइड पे उनको रख दिया जाता है। तो उस कंडीशन में लंबे समय से स्टेरॉइड लेने की वजह से ये सब बीमारियां देखने को मिलती हैं। अभी अमेरिका की जितनी आबादी है उसमें प्रत्येक वर्ष ऐसे मरीज बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं जिन्हें नेक्रोसिस की समस्या हो रही है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस लगातार देखे जाते हैं। कम से कम 25% अमेरिका की आबादी के 25% लोगों में एवेस्कुलर नेक्रोसिस की समस्या देखी जा रही है। कारण है इसमें मुख्य कारण है, कुछ तो कारण अननोन है जिसका कोई पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनमें ज़्यादातर यह समस्या देखी जाती है। वह है सबसे पहला कारण एल्कोहलिक होना, बहुत ज़्यादा शराब का कंज्यूम करना। दूसरा स्मोकर होना, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करना। और तीसरा एस्टेरॉयड।
किसी प्रकार की मेडिसिन लंबे समय तक अगर चल रही हो, स्टेरॉयड युक्त मेडिसिन चल रही हो, तो उनको बहुत ज़्यादा संभावना है एवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी कि AVN जैसी बीमारी उन्हें हो सकती है। अब रही बात कि इसमें और भी कारण हैं, जैसे जेनेटिक, यानी कि आपके माता पिता को है तो आपको होने की संभावना हो सकती है। इसमें पांचवा कारण है चोट, किसी तरह आपको फ्रैक्चर हुआ, किसी तरह आपको हड्डियों में चोट लगा, तब से आपको एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। या इसमें ऐसा भी एक हो सकता है, जैसे आप सिकल सेल के मरीज रहे हों, तो उन लोगों को भी नेक्रोसिस होने की संभावना बढ़ी रहती है। अब रही बात कि अब इसमें करना क्या होता है, तो सबसे पहले जो अल्कोहल है उसको रोक देनी चाहिए। सोडा वाटर, जो आप कार्बो ड्रिंक लेते हैं, कार्बो ड्रिंक बिल्कुल इस केस में बंद कर देनी चाहिए। ये हड्डियों को गलाने सड़ाने का काम करता है। इसलिए मैं हमेशा अपने हर वीडियो में लगभग इस बात का जिक्र जरूर करती हूँ कि ये जो कार्बो ड्रिंक है, अगर आपको हड्डियों से रिलेटेड, यह तो शरीर की तमाम बीमारियों का जनक है, लेकिन अगर हड्डियों से रिलेटेड अगर आपको बीमारी है, उस कंडीशन में अगर कार्बो ड्रिंक लेते हैं तो आपकी जो तकलीफ है वो दुगनी, चरगुनी और 10 गुनी तक बढ़ सकती है। और एक दिन लेने से आपको कई दिन उससे बीमार रहना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में आप कार्बो ड्रिंक लेना छोड़ दें, अल्कोहल लेना छोड़ दें, स्मोकिंग करना छोड़ दें। और जहाँ तक सवाल है, तो जो स्टेरॉयड दवा पे आप टिके हैं, आपकी कौन सी बीमारी में आप स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से बैठ के इस पे डिस्कशन कर लें कि स्टेरॉयड के अलावे अगर कोई और मेडिसिन लिया जा सकता है तो उसका उपयोग करें और धीरे धीरे स्टेरॉयड को कम करते जाएं। और अगर स्टेरॉयड लेना है, आप स्टेरॉयड के बिना नहीं रह सकते, उस कंडीशन में आप होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं, जो कि सुगम भी है और सुरक्षित भी है। इसलिए स्टेरॉयड को ज़्यादा लेना बहुत ज़्यादा हानिकारक है, बहुत ज़्यादा तकलीफदायक है। इसलिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरह की मेडिसिन न लें। किसी भी समस्या में, हो सकता है आपको आर्थराइटिस के समस्या में आपको स्टेरॉयड मिला हो, लंग्स की कोई प्रॉब्लम लंबे समय से बनी हो उसमें स्टेरॉयड मिला हो, कॉन्स्टिपेशन की कोई समस्या बनी हो उसमें स्टेरॉयड मिला हो, या तो आप स्किन डिजीज से प्रॉब्लम में हैं उसमें स्टेरॉयड मिला हो, कहीं भी किसी भी रूप में अगर आपको लंबे समय से स्टेरॉयड मिल रहा हो तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब मॉडर्न साइंस में इसके लिए जो है हिप रिप्लेसमेंट एक साधन बना है। ऐसे अगर यह इसके 4 स्टेज होते हैं। पहले स्टेज में तो कुछ भी सिम्टम ही नज़र नहीं आते, कुछ भी पता ही नहीं चलता, और आगे चल के जब तकलीफ बढ़ने लगती है तो लोग उस समय भी कंफ्यूज्ड रहते हैं। डॉक्टर के पास जाते, वहाँ भी कंफ्यूजन होता है, दर्द की शिकायत करते, झंझनाहट की, सूनपन की शिकायत करते हैं। तो डॉक्टर को क्या लगता है, एक मामूली से एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे में जो होता है कि यह एवेस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्लियर नहीं पता चलता, सिर्फ एवेस्कुलर डिस्ट्रॉफी का होने का पता MRI से ही चलता है। तो उस कंडीशन तक लोग पहुंच नहीं पाते हैं और लंबे समय तक साइटिका पेन का दर्द का कोई मेडिसिन चला रहे होते हैं, यानी कि इधर उधर की दवाइयाँ खा रहे होते हैं। और जब लास्ट में जब MRI पे आते हैं और जब पता चलता है कि आपको AVN है, यानी एवेस्कुलर नेक्रोसिस की समस्या है, तो उस समय जाकर जब इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं, उस समय तक वो जो गेंद होता है और जो कैपिलरी हिप जॉइंट के होते हैं वह खत्म हो चुके होते हैं, नष्ट हो चुके होते हैं। उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ हिप रिप्लेसमेंट ही एक साधन होता है। लेकिन हमारे होम्योपैथी में इन सब स्थितियों में बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ होती है और उन दवाइयों से बहुत अच्छे से लोग सही भी होते हैं। लेकिन
जो एवेस्कुलर निक्रोसिस की समस्या है वो बहुत स्लो बढ़ता है और स्लो ही ठीक होता है। लेकिन फिर भी होम्योपैथिक अगर दवाइयाँ ऐसे कंडीशन में ली जाए तो 10 से 15 दिन में अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देते हैं। अगर हम लोग जब इस तरह के मरीज का जब ट्रीटमेंट करते हैं तो 10 से 15 दिनों तक उसकी बहुत अच्छी तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, उस पर केयर करते हैं और उन्हें 10 से 15 दिनों में वापस मिलने की बात बोलते हैं ताकि उनकी कंडीशन को समझा जा सके और उनको ठीक किया जा सके। तो इस कंडीशन में बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, लेकिन व्यक्ति को थोड़ा पेशेंस देना होता है और स्टेरॉइड से बिल्कुल दूरी बना के रखनी होती है, कार्बो ड्रिंक बिल्कुल छोड़ देनी होती है। इससे ही व्यक्ति पुनः स्वस्थ होने में जल्दी ही उसमें फायदा मिलता है। अब ऐसी स्थिति में क्या नहीं लेना चाहिए, जैसा कि मैं बोली कि कार्बो ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, आप जो रेड मीट है उसे नहीं लेना चाहिए, मछलियों का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। और दूसरी चीज़ क्या है कि ऐसे कंडीशन में अखरोट का सेवन बढ़ा दे, अलसी का सेवन बढ़ा दे, ताल मखाने का सेवन बढ़ा दे, मूंगफली का सेवन बढ़ा दे और ठंडी चीज़ों से बिल्कुल परहेज कर ले। ऐसे कंडीशन में जो एक्स्ट्रा मेडिसिन है उससे दूर रहें, शुगर कंज्यूम कम करें, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक कम लें, क्योंकि नमक और जो चीनी होता है रिफाइंड वो हमारे हड्डियों पे बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। चूँकि ये एवेस्कुलर निक्रोसिस की जो समस्या है वो उन लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि हड्डियों की डेंसिटी कम होना यानी हड्डियाँ खोखली होती जाती है, उन लोगों पे ये ज़्यादातर देखी जाती है। तो उन लोगों को क्यों होता है भाई, बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा नमक ले रहे होते हैं, हड्डियाँ धीरे धीरे खोखली होने लगती हैं और बहुत सारे स्थितियां बनती है। हो सकता है कैल्शियम का अवशोषण आपके छोटी आंतों में नहीं हो पा रहा हो सकता हो आपके डाइट बहुत वीक हो, मतलब आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो सकता है आप किसी बीमारी से लंबे समय से प्रभावित रहे हो, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अनगिनत कारण हो सकते हैं। लेकिन देखना यह होता है इस कंडीशन में कि बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल बिल्कुल बंद करना चाहिए और साथ में क्या है कि ठंडे पानी नहीं पिए, दही ठंडा जो फ्रिज से निकाला हो दही का सेवन न करें। इसके अलावे आप कार्बो ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं छुए, उससे तौबा कर ले, तभी जाकर होम्योपैथिक दवाई आपको बिल्कुल ठीक कर सकती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस से आपको बिल्कुल राहत दे सकती है। अब रही बात कि इसके लिए अब क्या करना है, तो सबसे पहले बीमारी का कारण को जानना है, बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। जैसा कि मैं बताई कि मेरे केस एक ऐसे आए, वैसे तो यह जो निक्रोसिस की समस्या होती है वो बड़े हड्डियों में ज़्यादा देखी जाती है, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे हड्डियों में भी यह देखा जाता है। जैसा कि कल की एक जो बुजुर्ग महिला थी जिनको इस तरह की तकलीफ थी और बहुत ही भयानक तकलीफ से प्रभावित थी, तो उस कंडीशन में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने वो अंगुलियों पर जो जहाँ निक्रोसिस की समस्या हुई थी उस पे ज़्यादा जोर दे रहे थे। लेकिन मेरा क्या फ़र्ज है, मेरा फ़र्ज है कि उनकी उस जड़ तक जाए कि वो शुरुआत कहाँ से हुई। तो उनके लंग्स में प्रॉब्लम चल रहा था, उनकी जो लंग्स थे वो 70% खराब हो चुके थे, पानी भर के वो खराब हो चुके थे। तो उस कंडीशन में मैंने लंग्स की बेहतरीन दवा उनको दी और वो कौन सी दवा है, एस्पिरोसमा। तो यह मदर टीचर में उनको पीने के लिए दी और मुझे पूरी विश्वास है कि उनके लंग्स अगर सही हो, ऑक्सीजन सप्लाई सही मिले तो हड्डियों तक भी ऑक्सीजन सप्लाई जाएगी, पहला चीज। दूसरा चीज कि उनको हड्डियों में जो निक्रोसिस हुई है उसकी मैंने मेडिसिन उन्हें दिलाई, जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा भविष्य में फायदा होने वाला है। खैर, जब यह फायदा होगा तो मैं एक अलग से इस पे वीडियो जरूर बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी
कि महिला की जो तकलीफ थी कितनी गहरी, कितनी पुरानी और कितनी भयावह थी, और आज के समय में क्या उनकी स्थिति बनी है। खैर यह तो बात की बात है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नेक्रोसिस के मरीज मैं ठीक कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि मैं उक्त महिला जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में मेरे पास मुझसे मिलने आई थी, उनका भी स्वभावतः उनका ठीक होना ही है। बशर्ते क्या है कि होम्योपैथी में थोड़ा पेशेंस देना होता है, थोड़ा वेट करना होता है, इसके लिए जरूरी है। तो अब रही बात की अब कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती है जो एवेस्कुलर नेक्रोसिस की, और कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं। तो इसमें ऑरम मेटालिकम ले सकते हैं, और हाँ, उक्त महिला की जो थी जबड़े खुल नहीं रहे थे, उनके जबड़ों के हड्डियों में भी नेक्रोसिस हो चुकी थी, यानी उनका मुंह बहुत एकदम थोड़ा सा खुल पाता था। अब वैसे लोगों के लिए क्या दवा देनी है, ऑरम मेटालिकम। तो ऑरम मेटालिकम बेहतर मेडिसिन है ऐसे कंडीशन में जहाँ छोटे छोटे जॉइंटों में भी तकलीफ हो, उनके जबड़ों में नेक्रोसिस की समस्या हो। जैसा कि मैं बताई कि हिप में बहुत ज़्यादा होता है, थाई में उसके बाद होता है, लेकिन छोटे छोटे जॉइंटों पे भी और ऐसे ऐसे जगहों पे भी हो सकता है जहाँ आप सोच नहीं सकते। एक व्यक्ति थे जिनके इस जगह के जो बोन थे उसके जगह में एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुए थे, वह भी ठीक हो गए। तो मेरे पास ऐसे ही विचित्र बहुत सारे केस आते हैं जो बहुत ही रेयर होते हैं, वो हमारे पास अक्सर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। तो इस कंडीशन में उनको ऑरम मेटालिकम बहुत अच्छी दवा है, और इसे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लेनी चाहिए। इसमें एसिड हाइड्रोफ्लोरिक बहुत अच्छा काम करता है। जब आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा ऐसा लगे कि गर्मी से भी आपको तकलीफ बढ़े, हवा लगने से भी तकलीफ बढ़े, तो ऐसी कंडीशन में एसिड हाइड्रोफ्लोरिक बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावे आप जैसा कि जानते हैं कि नेक्रोसिस की एक बहुत ही महत्वपूर्ण दवा है हेक्ला लावा। हेक्ला लावा 3x में लेनी चाहिए, और हेक्ला लावा बहुत अच्छा काम करता है हड्डियों के नेक्रोसिस की समस्या में। दूसरी दवाई है, और वो है जैसे कि मदर टीचर में एक कॉम्बिनेशन भी बना के देते हैं, और वो कॉम्बिनेशन है आर्निका मदर टीचर, रूटा मदर टीचर, इचनेसिया मदर टीचर, बेलाडोना मदर टीचर और आर्टिकाउलिनस मदर टीचर। इन सब मदर टीचर को एक कॉम्बिनेशन बना के अगर आप सेवन करें 30-30 बूंद सुबह दोपहर शाम, बहुत अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन में। अब रही बात कि नेक्रोसिस की एक और अच्छी दवा है, वो है साइलेसिया। जब आपके हड्डियों में पस आने लगे, जब हड्डियों में जख्म उभरने लगे, तो उस कंडीशन में साइलेसिया आपकी दवा हो सकती है, और उसे 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। तो इन सब दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावे एक बहुत अच्छी पेटेंट दवा है एसपीएल कंपनी की, और वो है होमोकेल। यह होमोकेल ऐसे हड्डियों को एक ग्रोथ देता है, एक स्ट्रेन देता है, और इसमें बहुत अच्छी अच्छी दवा है। कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया फ्लोर है, साइलेसिया है, जो कि आपके हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर ऐसी जो दर्द जो है जो रात में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और हर जगह जख्म उभर गया है, तो ऐसी स्थिति में जब रात में तकलीफें बढ़ जाए, हड्डियों में रात में दर्द ज़्यादा बढ़े, तो ऐसी स्थिति में सिफ्लिनम 1 वीकली लेनी चाहिए, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर कोई व्यक्ति दर्द की इतनी ज़्यादा शिकायत करे, इतनी तीव्र दर्द हो और वो दर्द से कड़ा रहा हो, दर्द के सिवा उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मेडोडाइनम भी बहुत अच्छी इस कंडीशन की मेडिसिन हो सकती है। और जिन लोगों को जेनेटिक ये प्रॉब्लम आ रहा है, उन लोगों के लिए मेजेरियम बहुत अच्छी दवा है। इसमें कार्सिनोसिन का भी उपयोग किया जा सकता है। कार्सिनोसिन 1 mg वीकली उपयोग किया जा सकता है।
बशर्ते क्या है कि पेशेंट टू पेशेंट केरी करता है कि किस पेशेंट को कौन सी इंटरकरेंट मेडिसिन दी जाए जिससे दवा ज़्यादा प्रभावी हो और ज़्यादा मरीज को संतुष्टि प्राप्त हो। इसमें जैसे कि क्या होता है कि मैंने पहले भी बताया कि AVN जो प्रॉब्लम है यानी एवेस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो अक्सर इसके कारणों में एक कारण यह भी थी कि चोट लगे हड्डियों में, तो उसके वजह से हो, तो ऐसी स्थिति में आने का बहुत अच्छा काम करती तो है ही। लेकिन एवेस्कुलर क्रोसिस की जो सिम्टम है कि बहुत ज़्यादा पेन, यहाँ तक कि टच करने से भी उनको तकलीफ ज़्यादा महसूस हो, उस कंडीशन के लिए यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, आने का दर्द को भी कम करती है। और सबसे बड़ा इसमें यह चीज़ होता है कि ये ब्लड सप्लाई जो हड्डियों को नहीं जा पा रही है उस जगह में ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, जिससे वह व्यक्ति जल्दी से ठीक होता है। यह जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।